स्वागत है दोस्तों आपका YouTube चैनल यूके जीके ट्रैकर पर। तो दोस्तों आज हम 40 अति महत्वपूर्ण यूके जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं उनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट तथ्यों के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली और चंपावत। आप जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, इन 13 ज़िलों में जो चमोली ज़िला है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। चमोली ज़िले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का क्षेत्रफल है। ठीक है, और चंपावत का सबसे कम है। चंपावत का कितना है दोस्तों? चंपावत का है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चंपावत का सबसे कम है, चमोली का सबसे ज़्यादा है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो दोस्तों वो है उत्तरकाशी का। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी का है 8016 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर प्रश्न बनता है चमोली की ज़िले के रूप में स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी हुई थी चमोली की 24 फरवरी 1960 को। ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को चमोली का ज़िले के रूप में गठन हुआ था। यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 1960 में दोस्तों चमोली के साथ साथ दो और ज़िलों का गठन हुआ है, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, इनका गठन भी 1960 को ही हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1960 में टोटल कितने ज़िलों का गठन हुआ है? तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, इन तीनों का ज़िलों का गठन 1960 में हुआ था। ठीक है, ज़िले के रूप में। ठीक है दोस्तों, और चंपावत की बात करें अगर, तो चंपावत का गठन दोस्तों होता है 15 सितंबर 1997 में। जिले के रूप में गठन होता है चंपावत का 15 सितंबर 1997 में। और चंपावत के साथ भी दो और जिलों का गठन हुआ है 1997 में। वो जिले कौन कौन से हैं? तो बागेश्वर, एक आपका बागेश्वर है। ठीक है, और दूसरा आपका है रुद्रप्रयाग। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, इन तीनों जिलों का गठन दोस्तों कब हुआ है? 1997 में। यह आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? तो दोस्तों मोनाल राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, ये तो आप जानते ही हैं। साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों, उत्तराखंड और हिमाचल का राज्य पक्षी है मोनाल। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगर परीक्षा में प्रश्न बने कि मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? राष्ट्रीय पक्षी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। यह आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाखू गुफा उत्तराखंड के किस शहर में है? तो दोस्तों लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, ये आपको बताया गया है पहले भी, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्मोड़ा में लाखू गुफा स्थित है और किस नदी के तट पर है? तो सुयाल नदी के तट पर ये गुफा स्थित है। यह आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों जो गढ़वाल नाम है ये अस्तित्व में आया था 1515 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पहले बन चुका है। अगला प्रश्न, अशोककालीन शिलालेख की भाषा क्या थी? तो दोस्तों जो अशोककालीन शिलालेख है इसकी भाषा थी पाली। ठीक है, और अशोककालीन एक कालसी में हमें जो शिलालेख मिला है वो किससे संबंधित है? ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। तो कालसी का शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कालसी शिलालेख सम्राट अशोक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। ठीक है ना,
1916 में नैनीताल में होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ पर होती है और कब होती है। तो नैनीताल में होती है, 1916 में होती है। ठीक है। इसके बाद जो कुमाऊं परिषद होता है उसके 5 अधिवेशन होते हैं अलग अलग जगह पे और अलग अलग स्थानों में। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो 5वां अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का दोस्तों, वो होता है 1923 में। और कहाँ पर होता है? टनकपुर में होता है। ठीक है दोस्तों, टनकपुर में आपका 5वां अधिवेशन होता है कुमाऊं परिषद का। और जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं इसकी बद्रीदत्त पांडे, जिनको आप जानते होंगे कुमाऊं केसरी नाम से भी इनको जाना जाता है। बद्रीदत्त पांडे ये करते हैं इसकी अध्यक्षता। ठीक है दोस्तों। और जो 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है, 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है। और इस विलय को ये क्या कहते हैं? कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन मानते हैं। कुमाऊं के टोटल 5 अधिवेशन होते हैं। छठा अधिवेशन किसको माना जाता है? कुमाऊं परिषद का, जब कांग्रेस में विलय होता है 1926 में। ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस का छठा अधिवेशन कब हुआ, तब भी आप उत्तर क्या देंगे? 1926 में। और अगर प्रश्न बनता है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तब भी आप उत्तर देंगे 1926 में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन में हमें दिया हुआ है विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल, बद्रीनाथ पांडे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो होम रूल लीग आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया, ये इन तीनों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी द्वारा, चिरंजी लाल द्वारा और बद्रीनाथ पांडे, ये तीनों इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो दोस्तों जो जिस समय हमारा नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, उस समय अल्मोड़ा की नगर पालिका भवन पर बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहलाया गया। ये आपको याद रखना है, बिश्नी देवी शाह। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बिश्नी देवी शाह से बनता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय वो कौन सी महिला थी जो सर्वप्रथम जेल गई? तो दोस्तों वो बिश्नी देवी शाह ही थी जो स्वतंत्रता के समय जेल गई सबसे पहले। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह ही थी। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा द्वारा उत्तराखंड राज्य की घोषणा की गई। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पहले बन चुका है। 15 अगस्त 1996 प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, कालसी अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों जो कालसी अभिलेख है यह है सम्राट अशोक का, और सम्राट अशोक थे मौर्य वंश से। ये आपको याद रखना है। तो कालसी अभिलेख का संबंध हो गया मौर्य वंश से। ठीक है। इसके बारे में आपको और जानकारी दे देता हूँ कि जो आपका कालसी है ये एक गांव है। ठीक है दोस्तों, और ये गांव है देहरादून में। कालसी एक गांव है जो देहरादून में है, और यहाँ पर यह अभिलेख मिला है, इसलिए इस अभिलेख का नाम है कालसी अभिलेख। प्रश्न बनता है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की थी, और कब की थी दोस्तों? 1860 में की थी। प्रश्न बनता है कालसी अभिलेख की खोज कब की गई थी? तो 1860 में करी गई थी। ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक के कुल 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमें, जिसमें से कालसी अभिलेख का जो नंबर है वो 13वां है। ठीक है। कालसी अभिलेख 13वें नंबर का अभिलेख है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और अगर परीक्षा में प्रश्न बने कालसी अभिलेख का समयकाल क्या है, यानी वो कितना पुराना है, तो दोस्तों कार्बन डेटिंग के द्वारा हमें यह अनुमान मिल जाता है कि कालसी अभिलेख कितना पुराना है। तो दोस्तों जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तो उससे अनुमान लगाया गया कि जो कालसी अभिलेख है ये 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के मध्य का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो दोस्तों जो हमारा हिमालय का बाह्य हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर हमें जीवाश्म मिलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो दोस्तों पूछा गया है उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग में पर्वत हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है टोटल 86% भाग ऐसा है जो पर्वत वाला है। ठीक है ना।
और अगर प्रश्न बने कि उत्तराखंड के कौन से ऐसे ज़िले हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो दोस्तों ऐसे कुल 2 ज़िले हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना। टोटल 13 ज़िले हैं, 13 में से 2 ज़िले ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। और ये 2 ज़िले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक हो गया आपका ऊधम सिंह नगर, ठीक है दोस्तों, ऊधम सिंह नगर। और दूसरा आपका हो गया हरिद्वार। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर ऐसे ज़िले हैं जो कि मैदानी क्षेत्र में आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र में आते हैं ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, इन 13 ज़िलों में से। और 86% कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड का पर्वतीय है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, बाराहोती उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बाराहोती उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाराहोती से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक घटना घटी थी दोस्तों, बाराहोती चमोली में आता है और 30 अगस्त की बात है। 30 अगस्त 2021 में क्या हुआ था दोस्तों? चीनी सिपाही, 100 से भी ज़्यादा चीनी सिपाही दोस्तों बाराहोती में आ गए थे, ठीक है। जो चीन के जो सिपाही थे ये 100 से ज़्यादा, इन्होंने क्या किया था, कुछ घंटे यहाँ पर वक्त बिताया था, उसके बाद ये लोग वापस लौट गए थे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बाराहोती उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो आपको बताना है चमोली, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम होता है गौमुख से, ये आपको याद रखना है। और गौमुख उत्तरकाशी में है, ठीक है ना। भागीरथी नदी बहती है देवप्रयाग तक, ये आपको याद रखना है। देवप्रयाग तक भागीरथी नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई है गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर, इसलिए ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी? भागीरथी। पहली सबसे लंबी नदी की बात करें तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो है काली नदी। काली नदी जो है ये है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो वो है 252 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 252 किलोमीटर काली नदी की कुल लंबाई है। भागीरथी की कितनी बताई? 205 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। भागीरथी होगी दूसरे नंबर की, काली नदी होगी पहले नंबर की सबसे लंबी नदी उत्तराखंड की, ठीक है। तो भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, किससे होता है? ये होता है आपका अलकनंदा नदी से, ये आपको याद रखना है। अलकनंदा नदी से होता है भागीरथी नदी का संगम, जिसके बाद ये जानी जाती है गंगा नाम से, ठीक है ना। एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई हरिद्वार तक कितनी है दोस्तों? वो है आपकी 96 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर गंगा की लंबाई है देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक, ठीक है दोस्तों। और जब ये इसका संगम अलकनंदा से होता है देवप्रयाग में, तो इनको जाना जाता है सास बहू नाम से, ये आपको याद रखना है। प्रश्न बनता है सास बहू किस नदियों को कहते हैं, किन नदियों को कहते हैं? तो वो कहते हैं भागीरथी और अलकनंदा नदी को। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीमताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल। दोस्तों ये प्रश्न गलत है क्योंकि ये जो चारों के चारों ताल है ये है कुमाऊं में, और कुमाऊं में किस जगह पर है? नैनीताल में। ये सभी के सभी ताल नैनीताल में स्थित है। तो प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? यहाँ पर कुमाऊं कर लेना दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल जो होगा वो होगा भीमताल, ठीक है ना। ऑप्शन ए तब यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर प्रश्न बनता है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है दोस्तों, तो वो होगा दोस्तों आपका सहस्त्रताल। सहस्त्रताल कर देना। सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है। सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल गढ़वाल क्षेत्र का वो हो जाएगा सहस्त्रताल, याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले परीक्षा में बन चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बुग्याल उत्तरकाशी के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये प्रश्न है उत्तरकाशी के जिले में कौन सा बुग्याल स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द्यारा बुग्याल। द्यारा बुग्याल जो है वो है उत्तरकाशी में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो बगची बुग्याल दिया गया है और जो बेदनी बुग्याल दिया गया है, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं दोस्तों? ये है चमोली में, ये आपको याद रखना है। बगची बुग्याल और बेदनी बुग्याल चमोली में है। और अगर प्रश्न बनता है गढ़वाल का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? गढ़वाल का जो सबसे बड़ा बुग्याल है दोस्तों वो है आपका बेदनी बुग्याल, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? वो है बेदनी बुग्याल, ये आपको याद रखना है। गढ़वाल का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल। और अगर प्रश्न बनता है कि हिमालय, जो हिमालय है इसके भव्य दर्शन कौन से बुग्याल से होते हैं? हिमालय के भव्य दर्शन
कौन से बुग्याल से होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं आपके बगची बुग्याल से, जो चमोली में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बगची बुग्याल से होते हैं हिमालय के सबसे भव्य दर्शन, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड राज्य में पशु चारा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बांज, ठीक है। बांज का जो पेड़ होता है उससे पशु चारा प्राप्त होता है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया? तो दोस्तों हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने नारा दिया था हिमालय बचाओ देश बचाओ, ठीक है दोस्तों। इनसे और भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो बनते हैं दोस्तों। और सुंदरलाल बहुगुणा की दोस्तों अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। कब हुई है? 21 मई 2021 को। किससे हुई है? कोरोना से। कोरोना से इनकी मृत्यु हो गई है 21 मई 2021 को। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, आयोग इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो सुंदरलाल बहुगुणा है दोस्तों, ये एक पर्यावरणविद थे, ठीक है ना दोस्तों, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है तो आप पर्यावरणविद टिक मार्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। और 1981 में दोस्तों पद्मश्री लेने से इनकार किया था। किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा था दोस्तों, पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया दोस्तों, इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन्हें फिर 1986 में इन्हें क्या दिया गया? एक पुरस्कार दिया गया जिसको कहते हैं वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है ना। वृक्ष मानव पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को? तो ये किया गया था 1986 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कालागढ़ बांध है इसको रामगंगा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये रामगंगा नदी के ऊपर है बना हुआ, इसलिए इसे रामगंगा बांध भी कहा जाता है और कालागढ़ बांध भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, महात्मा गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखी है? तो दोस्तों जो अनाशक्ति योग है ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर लिखी गई है। कौन से स्थान पे महात्मा गांधी ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशानी। कौशानी में महात्मा गांधी जी ने अनाशक्ति योग लिखी थी, जो कि श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर है। और अगर प्रश्न बने कौशानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों जो कौशानी है ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, पहले प्रश्न बन चुका है, ठीक है ना। कौशानी कौन से नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ ये तीनों के तीनों रुद्रप्रयाग में हैं। इसके अलावा दो पंच केदार कौन से बचते हैं दोस्तों? एक है आपका रुद्रनाथ, ठीक है दोस्तों, और एक है आपका कल्पेश्वर, ठीक है दोस्तों। ये जो पंच केदार है ये आपको याद रखना है, इनके नाम पंच केदार कौन कौन से हैं परीक्षा में पूछा जा सकता है। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये तीनों हैं, केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? रुद्रप्रयाग में हैं। और जो रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है दोस्तों ये कहाँ है? ये है चमोली में, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली में है, ये आपको याद रखना है। और बाकी ये जो तीनों हैं ये सब के सब रुद्रप्रयाग में हैं, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ और केदारनाथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पर्यटन क्षेत्र खिड़सू उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जो खिड़सू है ये पौड़ी जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खिड़सू कहाँ पर है? पौड़ी में है, ये एक पर्यटन क्षेत्र है। इसके ऊपर आयोग ने पहले भी क्वेश्चन बनाया था, प्रश्न आया था कि कौन सा पर्यटन स्थल प्रदूषण मुक्त है, ठीक है दोस्तों। तो जो प्रदूषण मुक्त पर्यटन स्थल है उत्तराखंड में वो खिड़सू ही है, ये आपको याद रखना है, जो खिड़सू है वो प्रदूषण मुक्त पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तु शैली है नागढ़ शैली, उत्तराखंड शैली, द्रविड़ शैली, मुगल शैली। तो आपको याद रखना है दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर इसकी जो शैली है वो उत्तराखंड शैली है। प्रश्न बनता है अगर कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसे किसने बनाया था? तो दोस्तों एक कत्यूरी शासक था कटारमल, कटारमल उसका नाम था, ठीक है दोस्तों। कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों।
कटयूरी शासक कटारमल द्वारा बनाया गया था कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है दोस्तों, और इसने कब बनाया था इस कटारमल सूर्यदेव मंदिर को? तो आपको याद रखना है कि छठी से 9वीं शताब्दी के बीच, छठी से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण किया था कत्यूरी शासक कटारमल ने। किस शैली में बना है कटारमल सूर्य मंदिर? तो उत्तराखंड शैली में बना है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा माशरा की धुन किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैजेंद्र लाला शाह। ठीक है, इन्होंने बनाई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है? तो दोस्तों जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो है हुड़का, ये आपको याद रखना है। और चोफुला और छोलिया जो है ये दोनों के दोनों नृत्य है। ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। एक प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा और आसाम के बिहू के समान माना जाता है? ठीक है ना, आसाम में जो बिहू किया जाता है, गुजरात में जो गरबा किया जाता है, इनके समान कौन सा नृत्य माना जाता है? तो दोस्तों वो चौफुला ही है। ठीक है ना, चौफुला नृत्य गुजरात के गरबा और आसाम के बिहू के समान माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और जो छोलिया नृत्य है दोस्तों, इसके बारे में प्रश्न बनता है कि कौन सा नृत्य बिना संगीत के किया जाता है? तो दोस्तों वो छलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य, जो कि कुमाऊँ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है ना, कुमाऊँ क्षेत्र में इसको करते हैं दोस्तों, बिना संगीत के ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। और ये एक युद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तलवार और ढाल के साथ इस नृत्य को किया जाता है। छोलिया नृत्य को तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक युद्ध नृत्य है, बिना संगीत के ये नृत्य किया जाता है। चोफुला नृत्य को आसाम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड राज्य के औसत लिंग अनुपात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? दोस्तों जो हमारी जनगणना हुई थी वो हुई थी 2001 में, उसके बाद हुई 2011 में, और पूछा गया है कि 2001 से 2011 के बीच कितने प्रतिशत लिंगानुपात में वृद्धि हुई है उत्तराखंड राज्य में? तो दोस्तों इसका उत्तर है 1%। ठीक है दोस्तों, 2001 से 2011 के बीच में 1% लिंगानुपात बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू 2001। ठीक है, 2001 के कंपैरिजन में। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, थारू जनजाति के लोग उत्तराखंड में कहाँ पर निवास करते हैं? तो दोस्तों जो थारू जनजाति है ये उधम सिंह नगर पर निवास करती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो राजी जनजाति के लोग दोस्तों बागनाथ देवता की पूजा करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से टाइगर रिजर्व उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व उद्यान है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग है? तो दोस्तों 100 किस्में ऐसी है जो उत्तराखंड में मिल जाती है जड़ी बूटियों की, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। नंद देवी नेशनल पार्क, ये होगा नंदा। ठीक है दोस्तों, इसको दा बना देना, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये है चमोली में, उत्तरकाशी में नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। नंदा देवी नेशनल पार्क आपका चमोली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल सही है, अशकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ सही है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में है, जिम कॉर्बेट नैनीताल में, अशकोट वाइल्ड लाइफ पिथौरागढ़ में, बिनसर वाइल्ड लाइफ अल्मोड़ा में। कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा 2001 में की गई थी, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? धान, गन्ना, झिंगुरा, अरहर, गेहूँ, धान, मंडवा, आलू। गेहूँ, मंडवा, झिंगुरा, आलू, धान, गेहूँ, अरहर व मशरूम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ, धान, मंडवा और आलू। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है जो उत्तराखंड राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, गेहूँ, धान, मंडवा और आलू। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मसूरी। मसूरी को जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से, ये आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न बने पहाड़ों का राजा
पहाड़ों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ों का राजा कहा जाता है दोस्तों चक्राता को, ये भी आपको याद रखना है। चक्राता को कहा जाता है पहाड़ों का राजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से किस स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो दोस्तों कौशानी को कहा था महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना है। और कौशानी मालिनी नदी के तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध है मौलाराम। ठीक है। अगर पूछा जाए मौलाराम का चित्र संग्रहालय कहाँ पर है, तो दोस्तों श्रीनगर में है इनका चित्र संग्रहालय, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहले प्रश्न बन चुका है। एक प्रश्न और बनाता है एग्जाम में कि मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? ठीक है ना, वहाँ ऑप्शन में चित्रकार भी था ऑप्शन में, तो 80% लोगों ने चित्रकार को टिक मार किया और जिनकी नेगेटिव मार्किंग भी थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके जो पारिवारिक पेशा था वो रियल में क्या था? सुनार का था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मौलाराम का पारिवारिक पेशा सुनार का था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। तकड़ी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों जो तकड़ी आभूषण है ये पहना जाता है कमर में, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। विशु मेला उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों जो ये विशु मेला है ये किया जाता है जौनसर बावर क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड के जौनसर बावर क्षेत्र में विशु मेला आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।